मेरा पर्पज मात्र भीड़ को जोड़ना नहीं है। मेरा पर्पज है वो जब बच्चा कोचिंग क्लासेस में आए तो वो इस सेटअप से एक लगाव रखे, एक इमोशनल उसका अटैचमेंट हो। ट्यूशन प्रोवाइड किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टीचिंग के लिए बेहतर कर सकता हूँ, मैं टीचिंग में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और फिर मैंने इंदौर को ही अपना गढ़ बना लिया। एक स्टार्टिंग की थी 2010 में, उस स्टार्टिंग से आज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो 2024 में सतत प्रयास के साथ एक इंस्टीट्यूट मैं सेटअप कर पाया हूँ। बेस्ट सॉल्यूशन हमको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ के टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं। हम लोग एक इमोशनल हार्ट रखते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे को कोऑपरेट भी करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिनके पेरेंट्स की दयनीय स्थिति की वजह से हम लोगों ने फ्री शिक्षा भी दी है उनको। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, गर्मी ना ऊन में ना गर्मी जून में, गर्मी जो होती है वो होती है जुनून में। एक इच्छा, एक निर्णय, एक दृढ़ संकल्प जरूरी है। चाहे अगर जीत है तो लड़ना बहुत जरूरी है। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम आए थे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, और इतने हमने देखी कि पूरे शहर में एक संस्थान के बोर्ड लगे हैं। इस संस्थान का नाम है बेस्ट सॉल्यूशन कोचिंग संस्थान। लेकिन इस संस्थान के पीछे जब हमने पतो चले कि ई के जो मालिक हैं या ई के जो संचालक हैं वे बुंदेलखंडी युवा हैं। वे ऐसे युवा हैं जिनने पूरे इंदौर शहर में धूम मचा रखी है बुंदेलखंड से आके। अब भैया इस संस्थान को देख भी चलें कि आखिर को है ई के करता धरता, और इनकी पूरी जो एकदम पूरी तेज़ी से सफलता की जो कहानी है ई के पीछे को राज का है। सो अब भैया अपन चल रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन संस्थान के भीतर। कई सारे जो है अलग अलग जो पढ़ाई की जो भी कोर्सेज हैं या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके जो टॉपर्स की फ़ोटो के संग अब हम जो है भीतर चल रहे हैं। और अब हमारे संग सौरभ जैन जी हैं, जो बुंदेलखंड के हैं। इंदौर में धूम मचा रखी है इनने। तो सौरभ भाई, सबसे पहले तो भैया बुंदेली बौछार आपकी तरफ से राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आप यहाँ पर उपस्थित हुए। और जैसा कि बेस्ट सॉल्यूशन कोचिंग क्लासेस 2010 से कार्यरत है। ये कोचिंग क्लासेस बेसिकली आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करवाती है। बुंदेलखंड के भी काफ़ी सारे युवा स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इस साल भी जो परिणाम रहे वो काफ़ी अच्छे परिणाम रहे, और विगत वर्षों 14 वर्षों से सतत हम लोग प्रयास करते जा रहे हैं और ये प्रयास निरंतर जारी भी रहेगा। तो भैया आपसे बहुत सारी चर्चा करें। सबसे पहले तो आप संस्थान दिखाओ, तो अपन जो है एक एक करके होते हैं आपसे सवाल जवाब भी करत चलें। तो कुल अपने सौरभ भाई जो है दो जगह इंदौर में कोचिंग चल। हाँ, अभी 2 जगह हम लोग इंदौर में कोचिंग चला रहे हैं। एक बेसिकली गीता भवन और दूसरा विजयनगर। हम लोगों ने प्रारंभ विजयनगर से किया है। बेसिकली जो गीता भवन है वो एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, बट हमारा ये माइंडसेट था कि स्टार्टिंग जो की जाए वो ऐसी जगह की जाए जहाँ पर अभी इनिशियली थोड़ा एफर्ट ज़्यादा बच्चों को गैदर करने में करना पड़ेगा, बट यहाँ हम एक आउटकम अच्छा लेके आएंगे। तो स्वाभाविक है जो कोर जगह है वहाँ पर भी एक प्रीसेंस हम दे पाएंगे, एक उपस्थिति दे पाएंगे। और हमने सबसे पहली प्रारंभ विजयनगर से किया। अभी हमने रिसेंटली पिछले साल ही गीता भवन पर भी अपना नया कैंपस डाला है, और वहाँ पर भी चूँकि हमारे परिणाम हमेशा से अच्छे रहे हैं तो स्वाभाविक है वहाँ पर भी हमें बच्चों का बहुत स्नेह मिल रहा है, और हमारे पास बहुत अच्छी खासी संख्या वहाँ पर भी गैदर हो गई है। क्लास भी जरा देखें अपन, जो है क्लास फिलहाल चल रही है। ये कौन सी क्लास चल रही है? ये बेसिकली 10th क्लास के विद्यार्थी हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। गौतम सर हैं जो मैथ की फैकल्टी हैं। ये डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा है जिसमें बच्चे एक एक करके अपने जो भी डाउट हैं, जो भी कल उन्होंने एक्टिविटी की है, जो भी पढ़ाई की है, उसमें जो भी उनके डाउट रहे हैं वो सॉल्व किए जा रहे हैं। तो जो 11th 10th या 12th मतलब इसकी भी है, मतलब कुल पूरे कोर्सेज के तरह। बेसिकली जो बेस्ट सॉल्यूशन कोचिंग है उसमें हम लोग 9th क्लास से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों को तैयारी कराते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आईआईटी और मेडिकल की तैयारी होती है। तो ड्रॉपर स्टूडेंट जो 12th पास आउट कर चुके हैं, इसके बाद आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम होता है आईआईटी जेईई, और मेडिकल जो कि मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट का एग्ज़ाम देना होता है। तो हम लोग बेसिकली ड्रॉपर बच्चों को भी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ 9th क्लास से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो क्लास में कौन सी चीज़ बताई थी? ये हमारी 10th क्लास की क्लास चल रही है। ये हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसमें विद्यार्थी जो भी कल उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहा है
तो उसके लिए टीचर 1 to 1 उनको बुलाकर उनके डाउट क्लियर करते हैं। इससे बच्चों की बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लासरूम लेक्चर के दौरान बच्चा पूछ नहीं पाता है, या फिर बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको समझ में नहीं आते हैं, बट ड्यू टू हेजिटेशन वो उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एक सेशन हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, जिसमें बच्चा 1 to 1 टीचर के साथ अपने डाउट क्लियर कर सके। ये करता है। और जो है लगातार जो है बहुत सारी आपकी क्लासेस हैं, अलग अलग जो कमरा है, अगली भी क्लास में क्लासरूम 3 और 4 जो भी है, जे फिलहाल हिंदी की चल रही है। हाँ, बेसिकली जर्नली कोचिंग क्लासेस, जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं, ये भी हमारा 10th क्लास जी ये भी हमारा 10th क्लास का ही बैच है। जनरली कोचिंग क्लासेस जितनी भी कोचिंग्स हैं उनके यहाँ पर हिंदी को प्रमुखता से नहीं क्लासेस दी जाती हैं, बट हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि मैथ और साइंस के साथ साथ हम लोग हिंदी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। इस वजह से हमने हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी पूरे साल भर विद्यार्थियों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं। हिंदी की क्लासेस भी हमारे यहाँ से उनको निरंतर मिलती रहती है। हिंदी में मतलब भाषाई तौर पर भी मजबूत, और जो मार्क्स में भी कहीं ना देखिए, बेसिकली अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास में 5 प्रमुख सब्जेक्ट हैं जो CBSE और MP बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हमारा एक कोशिश होता है कि बच्चा मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है, साइंस में बहुत अच्छा कर रहा है, सोशल में भी परफॉर्म कर रहा है, कहीं उसके मार्क्स ऐसा ना रहे कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें ही नंबर कम रह जाएं, या फिर उनको फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश की जो इंग्लिश है उसमें उनके नंबर कम रह जाएं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनमें भी इक्वली ध्यान दिया जाए, उतना ही ध्यान दिया जाए जितना हम मैथ और साइंस को दे रहे हैं। बेसिकली हमारी जो फ्यूचर क्लासेस, हमारी जो क्लासेस हैं फ्यूचर में साइंस की तरफ ही बढ़ती हैं, क्योंकि हम 11th 12th में IIT और मेडिकल की तैयारी कराते हैं। तो बेसिकली वो दोनों ही स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम है, लेकिन 10th क्लास में एक बेस आधार होना चाहिए। इस वजह से जितनी नॉलेज बच्चों को साइंस की हो, मैथ की हो, उतनी ही नॉलेज उनको लैंग्वेज की भी होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश भी उनका उतना ही अच्छा होना चाहिए। इतनी अच्छा होना चाहिए। और तमाम सारे जो बच्चे हैं वे फिलहाल जो है अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, सो उनको अपन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। जी जी जी। और अब अपन और ऊपर की तरफ बढ़ चल रहे हैं कि अगली जो क्लासेस हैं वे कौन सी हैं, और विशेष तौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लाने जो तैयारी को जो आधार है वो आजकल 10th और 12th से ही बनने लगे हैं। और फिलहाल अब अपन कौन सी क्लास में सर? देखिए, ये जो क्लास है हमारी, ये बेसिकली IIT और IIT का बैच है, जहाँ पर जो विद्यार्थी हैं इनका प्रैक्टिस टाइम चल रहा है। प्रैक्टिस टाइम का पर्पज होता है कि आपने दिन में जो क्लासरूम लेक्चर लिए हैं उसमें जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उन कंसेप्ट को आप खुद भी प्रैक्टिस करें, और जो डाउट आए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको डाउट आएंगे। तो एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें बच्चों को पर्टिकुलर जो भी टीचर हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें जो है ख़ास तौर से सामान्य पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा बेसिकली IIT हो या मेडिकल का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो प्रैक्टिस ही हो जाती है। क्योंकि आजकल लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लेक्चर की अवेलेबिलिटी सभी जगह पर है। बेसिकली आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो स्वाभाविक है आप अगर नेट पे सर्च करेंगे या नेट पे सर्च करेंगे तो आपको JEE के 4000 से ज़्यादा चैनल है, मेडिकल की 13000 से ज़्यादा चैनल अवेलेबल है। तो स्वाभाविक है कि लेक्चर तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे, बट बच्चों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो प्रैक्टिस और दूसरा मोटिवेशन। उनका सतत उनके माइंड में ये बना रहा है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए उनको हम लोग मोटिवेट भी करते हैं और रेगुलर उनको प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखते हैं। प्रैक्टिस के बाद हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में अगर उनका रिजल्ट अच्छा आता है तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर रिजल्ट डाउन भी रहता है तब भी हम उनको एक भावना देते हैं उनको कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट ट्राई, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टेस्ट का मतलब ही टेस्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप जीतने की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए आपके टेस्ट हो रहे हैं। या फिलहाल जो है प्रैक्टिस को पूरा सेशन चल रहा है, और इसके बाद अब अगली क्लास की तरफ बढ़ें। बेसिकली ये भी हमारी 10th क्लास का बैच, 3rd नंबर का बैच है। बेसिकली अभी 10th क्लास में हमारे पास 3 बैच हैं, तो ये 3rd नंबर का बैच है। यहाँ यासिका मैम क्लास दे रही हैं जो कि बायो पढ़ा रही हैं। और चूँकि मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में
जो प्रमुख सब्जेक्ट हैं उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फर्दर जाके अगर बच्चा मैथ लेता है तो उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, और अगर वो बायो लेता है तो स्वाभाविक है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट साइंस के डील करने पड़ेंगे। तो हमारी यहाँ कोशिश होती है कि आगामी सालों में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, मैथ की तरफ जाने वाले हैं, आईआईटी की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, मेडिकल की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तो उनके जो बेस साइंस के होने चाहिए वो बहुत मजबूत होने चाहिए। इसीलिए हमारी तरफ से जो इन लोगों को क्लासेस, बच्चों को जो क्लासेस दी जाती हैं वो साइंस पे भी उतना ही फोकस होता है, मैथ साइंस पर इक्वल फोकस हम देते हैं। इक्वल फोकस होता है। तो फिलहाल क्लासेस के संगे संगे अब सौरभ सर के संगे जो है पूरे उनके सफ़र पे भी चर्चा करें। जी सर। देखिए, सच काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज भी कीप प्लानिंग एक्चुअली। जनरली क्या होता है कि बच्चे जो क्लास ले रहे हैं बच्चे, तो क्लास की में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम एक बच्चों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा जनरेट कर देते हैं, और प्रतिस्पर्धा का एक पोस्टर बनाते हैं कि लाइक जैसे हमने एक पोस्टर बनाया डेयर टू अपग्रेड योर रैंक, जो आपकी प्रीवियस टाइम रैंक थी उस रैंक से आप और क्या आप डेयर लें, आप क्या चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि आप अगली बार से रैंक को ऊपर कैसे करेंगे। तो इसलिए ये पोस्टर स्पेशली बनाया गया है। तो ऐसे हम चैलेंज देते हैं बच्चों को, और इसके अकॉर्डिंग ही हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाई है अरीना। अरीना का मतलब अपने बुंदेलखंड में बोले तो अखाड़ा होता है। हाँ, अखाड़ा जो बेसिकली पर्पज है कि चूँकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, स्वाभाविक 18 लाख बच्चा या 14-15 लाख बच्चा आपके एग्जाम में बैठने वाला है। नीट में इस साल 24,83,83,000 बच्चा बैठा था, एक्चुअली अराउंड 25 लाख बच्चे बैठे हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, मतलब आपको अखाड़े में उतरना पड़ेगा। तो बच्चों को वो फीलिंग दी जाती है, वो उत्साह भरा जाता है कि आप अपनी तैयारी के लिए सतत प्रयास करें और अखाड़े में आएँ, मेहनत करें, कंपटीशन लड़ें, तब जाके आप सफल होंगे। जाके सफल होंगे। तो अब क्लासेस के बाद नीचे एक बार फिर से सौरभ जी के संग चलें और इसके बाद उनके पूरे इस सफ़र पे विस्तार से अपन चर्चा करें। मैंने बेस्ट सोल्यूशन 9th से ज्वाइन किया था। मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया है। बेस्ट सोल्यूशन हमको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ के टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं हमें पढ़ाने के लिए। अभी समर हॉलीडेज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट करी है, जिससे हम अपना जो कोर्स है उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें और उस टाइम को यूटिलाइज़ करके बहुत प्रोडक्टिव हो सके। और बेस्ट सोल्यूशन से हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है। वो हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा एम्बियंस है, तो दे हेल्प अ लॉट फॉर आवर प्रिपरेशंस। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप इस क्लास में हो और क्या तैयारी कर रहे हो? मैं अभी क्लास 12th में हूँ। मैं क्लास 11 से यहाँ हूँ और मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ आईआईटी के लिए। अभी हमारा कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब बेसिकली हमने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 निपटा चुके हैं। हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है, कम से कम 150-250 क्वेश्चन हम पर चैप्टर लगाते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारी, फैकल्टी बहुत केयरिंग है, हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब समर हॉलीडेज़ में जो गैप्स रहती हैं हम वो भी कवर करते हुए आगे चल रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आईआईटी तो क्रैक कर ही लूँगा। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है सर, फैकल्टी बहुत ज़्यादा केयरिंग है, पॉइंट पॉइंट पे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर उसके ऊपर से डेली चेक्स की, मतलब कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं, डेली डीपीपीस, ऐसे सब चीज़ें होती हैं। इस तरीके का एटमॉस्फेयर और कैसी पढ़ाई यहाँ? यहाँ की पढ़ाई में ऐसा है कि आपको है ना डेली डीपीपी मिलती रहेगी। डीपीपी मतलब जैसे डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उससे आपको बहुत प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सहायता होगी। उसके बाद आगे संडे के दिन अलग टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट होते हैं, जिसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो जेईई की। और फिर उसके अलावा जो फैकल्टीज़ है वो अपने को पर्सनल बिठा के अच्छे से सिखाते हैं और हर चीज़ के बारे में समझाते हैं। आईसीएसई 10th के रिजल्ट भी आए हैं और उसके बाद जो है बच्चे हैं बेस्ट सॉल्यूशन कोचिंग में बड़े खुश हैं, हंस भी रहे। क्यों भाई, है ना? अरे खुशी खुशी में बात करो, बताओ हंसी खुशी में। भैया आपको यहाँ की बेस्ट सॉल्यूशन में आप कोचिंग भी साथ में कर रहे थे, रिजल्ट आया, कितने %? 90। यहाँ से कुछ बेनिफिट हुआ कोचिंग में? हाँ हुआ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली है, सर ने बहुत अच्छे से मदद भी की है। एंड टाइम पे भी सर ने बहुत मदद की थी। आप बताओ भाई, आप 95। तो यहाँ बेस्ट सॉल्यूशन की कोचिंग से कुछ आपको है? हाँ बहुत मिली है। स्पेशली ये जो रेगुलरली टेस्ट लेते हैं हर संडे को, तो उससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। लाइक प्रैक्टिस हो गई थी फॉर लॉन्ग आवर्स बैठने की। एंड डीपीएस सर भी एक बहुत अच्छे सर थे केमिस्ट्री के, एंड खुराना सर भी बहुत अच्छे थे, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, उन्हें बहुत हेल्प करी है।
आपके कितने परसेंट आए? 95। यहाँ से किस तरीके की आपको हेल्प मिली? यहाँ पे संडे को रोज़ टेस्ट हुआ करते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी मिला करती थी हमको, और अच्छे फैकल्टी और टीचर्स वगैरह अच्छा पढ़ाते थे। तो जो है एक ठीक ठाक जो है जी तरीके को माहौल होता है पढ़ाई को, वो माहौल भी बच्चों को मिले और उसके बाद परिणाम भी आपके सामने है। देखो बढ़िया खुश हो रहे बच्चे 10th में जो है शानदार रिजल्ट के बाद। तो सौरभ जी, आप तो मतलब मूल रूप से जो है कहाँ के रहने वाले हो, कितने से यात्रा शुरू हुई, अब जरा ये यात्रा पे भी चर्चा। देखिए, मैं मऊरानीपुर, चूँकि आप लोग परिचित होंगे, मैं बेसिकली मऊरानीपुर से हूँ और 2009 में मैं इंदौर आया। मेरी जो एजुकेशन रही है वो लक्ष्मण दास दमेले इंटर कॉलेज मऊरानीपुर से है। उसके बाद मैंने ग्वालियर से बीएससी करा। बीएससी करने के बाद मैं इंदौर आया। इंदौर बेसिकली मैंने एमबीए का एडमिशन लिया इंदिरा पुणे में मैंने एमबीए का एडमिशन लिया, बट जनवरी के महीने में चूँकि मेरा एडमिशन हो गया था, मुझे 5 महीने का टाइम दिया गया कि आप 5 महीने बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इट वॉज आई थिंक जुलाई के महीने में आपको ज्वाइनिंग करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तो काफ़ी टाइम है और अब कुछ, चूँकि पर्पज़ तो फुलफिल हो ही गया, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। उस दरमियान मेरे भाई, जो बड़े भाई हैं अजित भैया, वो यहाँ पर एक पेट्रोलियम का बिजनेस में थे, तो मैं भी यहाँ पर उनको सहयोग करने के लिए कि चलो मैं भी कुछ हाथ बटाता हूँ बिज़नेस की, चूँकि करना तो बिज़नेस ही है। फ्यूचर में एमबीए के कोर्स में भी जा रहा था, तो हमने उस समय पर मैं यहाँ पर इंदौर आया और इंदौर में भैया को सहयोग करने लगा। बट एक कुछ गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स थे, जिस वजह से जो पेट्रोलियम का व्यवसाय है वो बिल्कुल बंद हो गया उस समय पर। तब मैंने सोचा कि चलो अभी 3 महीने कुछ पर्टिकुलर और काम किया जा सकता है, तो मैंने ट्यूशन प्रोवाइड करना चालू करा और ट्यूशन प्रोवाइड किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टीचिंग के लिए बेहतर कर सकता हूँ, मैं टीचिंग में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, और फिर मैंने इंदौर को ही अपना गढ़ बना लिया और मैं यहाँ धीरे धीरे करके ट्यूशन पढ़ाते हुए मैं अल्टीमेटली कोचिंग लाइन में आया। और आज जो भी आपके सामने है वो उस छोटी सी स्टार्टिंग से ही आज यहाँ पर अभी तक जो इंस्टीट्यूट आपके सामने है वो उसी का परिणाम है। जो एक स्टार्टिंग की थी 2010 में, उस स्टार्टिंग से आज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो 2024 में सतत प्रयास के साथ एक इंस्टीट्यूट मैं सेटअप कर पाया हूँ। इंस्टीट्यूट बड़ो सेटअप आपने कर लो और प्रचार तंत्र आपको बहुत हावी है, मतलब जिस तरीके से आप ब्रांडिंग करत, मतलब शहर में जितने देखो बेस्ट सोल्यूशन दिखाई दे, तो ई के पीछे की क्या रणनीति आप मानो? देखिए, अगर कोई भी काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो ज़रूरी है उसको प्रचार होना उसका ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पर बच्चों के ऊपर इतना समर्पित भाव से फैकल्टी पढ़ा रही है, टीम दे रही है, समय दे रही है और इमोशनली हम बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, तो स्वाभाविक है कि उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए हमें प्रचार का माध्यम चूज करना ही पड़ता है। चूँकि मैं बेसिकली मऊरानीपुर से हूँ, तो स्वाभाविक है हमारी ये कोशिश भी रहती है कि अपने बुंदेलखंड का बच्चा है, क्योंकि बुंदेलखंड एक समय ऐसा था जिसको जर्नली लोग ये मानते थे कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हमारी ये कोशिश भी होती है कि अपने क्षेत्र का बच्चा है। कई बार मेरे नेटिव प्लेस के बच्चे मऊरानीपुर के काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के गए, तो स्वाभाविक है जब हमारे क्षेत्र का बच्चा आता है तो वो बच्चा हमारे लिए एक मात्र विद्यार्थी नहीं है, वो मेरे घर का, परिवार का एक सदस्य हो जाता है। और मैं ऐसे काम कर रहा होता हूँ जैसे मुझे अपने छोटे भाई का सिलेक्शन कराना है। तो बेसिकली प्रचार एक माध्यम है जिससे मैं अपनी चीज़ों को मार्केट में पहुंचा पाऊँ, लोगों तक पहुंचा पाऊँ, जिससे लोग मुझसे कनेक्टेड हों और जो काम हम अच्छा कर रहे हैं, विद्यार्थियों को जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं, वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और उनके सिलेक्शन करवा पाएँ। इस साल भी चूँकि हम लोगों ने मेहनत की है बच्चों के साथ, तो परिणाम बहुत पॉजिटिव आए हैं। और चूँकि एजुकेशन लाइन है एक ऐसी लाइन हो गई जो कॉरपोरेट लाइन हो गई है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट काम कर रहे हैं, तो एक लोकल सेटअप को खड़ा करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो उसका मूल मंत्र क्या होना चाहिए, हमने ये जाना कि आप देखिए प्रचार करेंगे, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, आपके ग्राउंड लेवल पे क्वालिटी नहीं होगी, तो प्रचार निरर्थक ही रहेगा, उसका कोई आउटकम नहीं आएगा, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि 4 लोग आपके प्रचार को देखेंगे, बट उनको अगल बगल वाले ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि
ये इंस्टीट्यूशन उतना फेयर तरीके से काम नहीं करता है। तो हमने जो मंत्र बनाया वो ये बनाया कि पहले तो बच्चे के साथ सही तरीके से प्रयास किया जाए। हमारा मूल मंत्र है राइट इनपुट मिलेगा तो सही आउटकम भी आएगा। अगर राइट इनपुट, हम बोलते हैं राइट इनपुट इज मंत्रा टू गेट बेस्ट आउटकम, तो हमने इसी को हमारी पंचलाइन भी बनाई और उसी थीम पे हम आज काम भी कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है स्टिल बेस्ट सॉल्यूशन अपनी छाप मार्केट में छोड़ रहा है। कई सारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं नेशनल भी आ गए हैं मार्केट में, और इंदौर तो एक तरीके से बड़ो हब एक बन गया हो। खास तौर से बुंदेलखंड के बच्चा इंदौर की तरफ सीधे मूव कर रहे थे, तो उनके लाने या फिर कुछ ऐसे बच्चा जिनके पास मान लो पैसा कम हो, माता पिता उतने सक्षम, उनके लाने में कुछ इस विशेष सहयोग? देखिए बेसिकली मैं आज भी कोशिश ये करता हूँ कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आए, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक विद्यार्थी से मैं मिल पाऊँ, क्योंकि मेरा पर्पज मात्र भीड़ को जोड़ना नहीं है। मेरा पर्पज है वो जब बच्चा कोचिंग क्लासेस में आए तो वो इस सेटअप से एक लगाव रखे, एक इमोशनल उसका अटैचमेंट हो, वो इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने, इस इंस्टीट्यूशन का भागीदार बने उसको। इसीलिए हमारी एक कोशिश होती है कि कोई भी पेरेंट्स आए, कई बार ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देखिए वी कीप अ इमोशनल हार्ट, और हमें पता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ तो हमें कहीं ना कहीं यहीं बैठ के इसी को हम मंदिर मान के चलते हैं, जहाँ हम इसको विद्या मंदिर मानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो स्वाभाविक है हम लोग एक इमोशनल हार्ट रखते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे को कोऑपरेट भी करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिनको पेरेंट्स की दयनीय स्थिति की वजह से हम लोगों ने फ्री शिक्षा भी दी है उनको। तो ये प्रयास चलता रहता है, और हो सकता है अगर कोई बच्चा ऐसा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम है तो स्वाभाविक उसको हमें हेल्प करना ही करना होती है। हेल्प करना है। लेकिन अब जो कुल स्ट्रेंथ कितनी आपके यहाँ है लगभग, और अब आगे की क्या लक्ष्य आप तय करके? देखिए बेसिकली मैंने आपको पहले भी बोला कि भीड़ जुटा लेना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है वो क्वालिटी एजुकेशन है। स्टिल चूंकि काम अच्छा हो रहा है तो इस समय भी हमारे यहाँ पे अराउंड 1000 बच्चे ऑलरेडी बेस्ट में पढ़ रहे हैं। और देखिए आपको प्रचार प्रसार दिख रहा होगा, स्वाभाविक है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे जो नेशनल ब्रांड हैं उन जैसा प्रचार प्रसार हम आज भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन प्रचार प्रसार होता है वो हमारा बच्चा होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो जाकर मार्केट में बोलते हैं कि आप बेस्ट में एडमिशन लीजिए क्योंकि हमारे बच्चे के साथ इन्होंने फेयर काम किया है, सही तरीके से काम किया है। देखिए एजुकेशन लाइन को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एजुकेशन लाइन में हर बच्चे को आप एक पैमाने पे नहीं नाप सकते हैं, एक सांचे में नहीं ढाल सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है और उस लेवल के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक हायर एक्सपेक्टेशन रख के आता है कि चाहे बच्चे को कैलकुलेशन करना भी नहीं आता है तब भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा हमारा आईआईटी में सेलेक्ट हो या मेडिकल में सेलेक्ट हो। और वो उसी माइंडसेट के साथ एक ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर लेता है जहां भीड़ जुटाई जाती है, 120-150 बच्चों की क्राउड में वो बच्चा बैठा भी रहता है और कहीं ना कहीं वो बच्चा डिप्रेशन में ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कोई पर्सनली केयर करने वाला नहीं है, उसको कोई कॉन्फिडेंस जनरेट करने वाला नहीं है कि आप भी कर सकते हो। तो बेसिकली बेस्ट में हमेशा हम लोगों ने ये चीज़ की है कि हमने हमेशा से एक चीज़ की है कि हमारे यहाँ पे कोई बेस्ट साइज हो तो वो भी बड़ा ना हो। दूसरा काउंसलिंग पार्ट पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 2 वे काउंसलिंग करते हैं। एक इनवर्ड काउंसलिंग स्वाभाविक है, जब एडमिशन आता है तो उस समय तो हमें काउंसलिंग करना है। पोस्ट काउंसलर भी हमने रखे हुए हैं। पोस्ट काउंसलर का मतलब है कि हर 5 से 1 वीक में कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर हर बच्चे से मिलना ही मिलना है, उससे उसके हालचाल, उसका लेवल, उसका रिजल्ट में अगर डाउन रिजल्ट आ रहा है तो उसके कारण और क्या किया जा सकता है उसके प्रयास के लिए, उसका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिस वजह से बच्चों का सेटिस्फेक्शन होता है और बच्चे आगामी सालों में आने वाले जो बच्चे अपने जूनियर्स हैं उनको भी अवगत करते हैं कि बेस्ट इज अ बेस्ट। लेकिन सौरभ जी, आप मोटिवेशन जो करत हो वो उनके अंदाज का है, को भी सुनी है कि आपको बड़ो अलग अंदाज में मोटिवेशन करा था? देखिए विद्यार्थियों को स्वाभाविक है कि विद्यार्थी जब टेस्ट देता है और टेस्ट देता है तो उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि जुनून से ही परिणाम निकलता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, गर्मी ना ऊन में, ना गर्मी जून में, गर्मी जो होती है वो होती है जुनून में। तो मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरा एक जैसे खुद भी मैं कई बार बच्चों के लिए पोएम लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, वो उनके सामने गाता हूँ। मैं 4 लाइनें आपको सुना भी देता हूँ बच्चों को। जैसे मैंने बताया कि देखिए, एक इच्छा, एक निर्णय, एक दृढ़ संकल्प जरूरी है। एक इच्छा,
एक निर्णय एक दृढ़ संकल्प जरूरी है, चाहे अगर जीत है तो लड़ना बहुत जरूरी है। कश्ती खड़ी किनारे पर अता सुरक्षित होती है, समुद्र लहरों में ही नाविक असल परीक्षा होती है, समुद्र लहरों में ही नाविक असल परीक्षा होती है। तो इसका बोलने का पर्पज मेरा था कि आईआईटी और मेडिकल में आप उतरे हो, यहीं असल परीक्षा होगी। आप हो सकता है 10th अच्छा करें, 12th अच्छा करें, स्वाभाविक है 10th और 12th में पास किया आपको मार्कशीट मिलेगी, बट रियल जो जंग मिलेगी आपको, जो रियल जंग मिलेगी वो कंपटीशन में मिलेगी। तो हम बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप मेन मझधार में आइए, वहाँ आप नाव चला के दिखाएं। एक्चुअली ऐसे ही मैंने आगे लिखा कि एक इच्छा से कदम बढ़ाया, एक निर्णय से हाथ मिलाया, एक इच्छा से कदम बढ़ाया, एक निर्णय से हाथ मिलाया। धूप धूल और सूल से ना डर, धूप धूल और सूल से ना डर, दृढ़ संकल्पित चलता है, मंजिल मिली उसी राही को ठोकर खा कर बढ़ता है, जो ठोकर खा कर बढ़ता है। देखिए इसमें मैंने बोला है कि बच्चों को एक इच्छा से कदम बढ़ाया, मतलब आपके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे जो है ना वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, इसलिए आपने बेस्ट की तरफ कदम बढ़ा दिया। और एक निर्णय से हाथ मिलाया, आपने आपके पेरेंट्स आए, उन्होंने फीस सबमिट की और बोला सर ये बच्चा आपके हवाले है। इसका मतलब है कि एक निर्णय से आपने हाथ तो मिला लिया बेस्ट सॉल्यूशन से, बट अब धूप धूल और सूल से नहीं डरना है, दृढ़ संकल्पित चलना है और मंजिल मिलेगी उसी राही को जो ठोकर खा के बढ़ता है, जो निरंतर ठोकर खाएगा फिर भी आगे बढ़ता रहेगा। कई बार टेस्ट में परिणाम ऊपर होंगे नीचे होंगे, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप मंजिल पर प्राप्त होंगे। तो बेसिकली ये मेरी जो लाइनें रही हैं। इसके अलावा कुछ सवाल हैं उलझे उलझे, कुछ जवाब हैं सुलझे सुलझे, कुछ जवाब हैं उलझे उलझे, कुछ सवाल हैं सुलझे सुलझे। आसमान को छू जाने को, आसमान को छू जाने को एक कल्पना उड़ती है, हौसलों के पैर लगाकर एक सुधा जब नचती है। सुधा चंद्रन का एग्जाम्पल मैं बच्चों को हमेशा देता हूँ। सुधा चंद्रन एक भारतनाट्यम की बहुत अच्छी नायिका थी जो नृत्य करती थी, बट 8 साल की उम्र में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। आई थिंक 16 साल की उम्र में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पैर खो देती हैं। 1 साल वो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, बट अंततः वो अपने अंदर एक जुनून जगाती हैं और सोचती हैं कि जो मैंने अपने लक्ष्य ठाना था वो मैं प्राप्त करके रहूँगी। एक पैर कटने के बावजूद भी वो वापस से मंच पे आती हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड उनको दिए जाते हैं और आज भी उनका नाम मैं बच्चों को मोटिवेशन के लिए यूज करता हूँ। तो मैंने हमेशा इसीलिए बोला है कि हौसलों के पैर बना कर एक सुधा जब नचती है, हौसलों के पैर बना कर एक सुधा जब नचती है। आखिरी सवाल आपसे कि आप चूँकि खुद पढ़ाते नहीं, आप केवल मोटिवेशन देते हो, लेकिन आपको जो पूरा मैनेजमेंट है, आप शिक्षा लाइन से सीधे तौर पे नहीं है, इसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें शैक्षणिक तरीके से कैसे मैनेज करें? राइट, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। और बेसिकली देखिए ऐसा नहीं है कि मैं शिक्षा लाइन से नहीं हूँ। स्टार्टिंग जब मैंने की तो मैंने पढ़ाना ही चालू करा, बट हमने ये देखा कि स्वाभाविक है कि आप जब पढ़ाने में हैं तो आप क्लासरूम में ही हैं और आप क्लासरूम से बाहर झांक कर भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप जब 40 बच्चों के लिए समर्पित हैं तो आप कोई बाहर बैठा हुआ बच्चा या 41 नंबर का जो बच्चा है जो क्लास से बाहर है उसको आप समय नहीं दे सकते हैं। अगर आप समय दे रहे हैं या आप ड्यूरिंग द क्लास अगर एक मोबाइल फ़ोन भी उठा रहे हैं तो वो बच्चों के साथ अनफेयर होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं ज़्यादा अपनी क्वालिटी दे सकता हूँ, ज़्यादा बच्चों तक मैं मेहनत पहुँचा सकता हूँ या ज़्यादा बच्चों के ऊपर मुझे काम करना है, तो स्वाभाविक है मुझे एजुकेशन से हटकर मुझे खुद क्लासेस की जगह पर मुझे मैनेजमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। और ये मैनेजमेंट मैं कर भी रहा हूँ। देखिए मोटिवेशन इज अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज क्या होता है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे
को आता सब कुछ है, बट वो एक एनर्जी नहीं जुटा पा रहा है, वो एक साहस नहीं जुटा पा रहा है, वो सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा है। और वो सामर्थ्य क्या है कि आज से वो उन बच्चों के बीच में बैठ पाए जो ऑलरेडी उससे आगे हैं। तो मोटिवेशन अगर बच्चे के अंदर आता है, विश्वास अगर बच्चे के अंदर आता है, तब वो उस क्लास का हिस्सा होगा। और उसको परीक्षा आज नहीं देनी है, परीक्षा 1 साल बाद देनी है, लेकिन आज वो अगर साहस जुटाएगा उस परीक्षा में अपीयर होने के लिए, धीरे धीरे वो उस परीक्षा में सफल होने के लिए कोशिश करेगा, तभी सफल होगा। तो वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बच्चों को इसलिए मोटिवेट करता रहता हूँ, और मेरा काम है कि जब भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड देना, सेकेंडरी जो बच्चे डाउन होते हैं उनको भी अप्रिसिएट करना कि बेटा ठीक है, तुमने प्रयास किया है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट को ही अवॉइड करते हैं, तुमने एटलीस्ट टेस्ट में अपीयर हुए हो, तो बेसिकली वो भी मुख्य धारा में जुड़ते हैं और धीरे धीरे उनके रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट हो तो कुल मिला के सौरभ जी की जो सफलता है वह बुंदेलखंड से निकल के इंदौर तक आपके सामने है ही, और संगे की विचार के संगे की भावनाओं के संगे वे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने हमने दिखा हो। इंदौर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।